एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टुमारो। माय नेम इज अविनय। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में और डिस्कस किया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, कैसे हमने उसको क्रिएट किया, कैसे हम इनपुट देते हैं एरे में और कैसे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म किए थे सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर और फिर इसके बाद हमने कंपेयर भी किया था एरे को लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, इनके बिहाफ में। और लास्ट में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स भी बताए थे सिंगल डायमेंशनल एरे के कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके आप यूज़ करके कुछ चीज़ें ड्राइव कर सकते हो, जैसे एंडिम हो गया था जन नंबर ऑफ डायमेंशन रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे से। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है, और इसका नीड न्यू क्यों पड़ा और इसके यूज़ केस क्या है, ये भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, आप पहचानोगे कैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे कौन सा होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे कौन सा होता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं, सपोज कोई भी एरे है, ठीक है, उसमें अगर एक सिंगल ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग 1D एरे। 1D एरे इन द सेंस होता है ये एक सिंगल एरे होता है। ठीक, फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर इसमें दो होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग 2D एरे। ठीक है, दो डायमेंशनल का। अगर इसमें तीन होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग 3D, मतलब तीन डायमेंशन। ठीक है, अगर इसमें चार होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं 4D, फोर डायमेंशन। और जब अगर एन होते हैं तो इसे बोलते हैं एन डायमेंशन। ठीक, तो इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहचानने का काफ़ी अच्छा सा तरीका होता है कि आप कैसे पहचान सकते हो इनको। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका यूज़ केस कहाँ पे होता है। हम लोग सिर्फ सिंगल डायमेंशनल से ही क्यों नहीं काम चला लेते, मल्टी डायमेंशनल लाने का क्या यूज़ केस है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे डेटा साइंस की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं हमारा 2D और 3D एरे। ठीक है, और पता होना चाहिए आपको कि ये कैसे होते हैं 2D एरे, कैसे 3D एरे होते हैं। तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने, जब हम डेटा साइंस जब हम उसको गो थ्रू करेंगे। और इधर आकर अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में हो तो यू शुड हैव दिस नॉलेज कि आप कैसे इसको यूज़ करोगे। ठीक है, कौन सी एंटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो देख लेते हैं पहले से कुछ यूज़ केस। तो पहला हो गया हमारा डेटा एनालिसिस अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लार्ज डेटा सेट और जो हमारे जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस वगैरह हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारे पास इमेज प्री प्रोसेसिंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें जो हमारी जो इमेज होती है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इमेज में कोई भी चेंजेस होता है तो वो हमारे मैट्रिक्स में चेंजेस होती हैं, फिर वो हमारा जो फोटो है या फिर इमेज है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है मशीन लर्निंग। इसमें हम लोग देखते हैं स्टोरिंग द डेटा सेट, वेट एक्टिवेशन और द न्यूरल नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट यूज केस। फिर इसके बाद हमारे पास होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक, जिसमें हम लोग 3D मॉडल्स और सिमुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक इमेजेस। ओके, फिर नाउ वी हैव द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, जस्ट लाइक कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो मैट्रिसेस होते हैं और टेंसर्स के कंसेप्ट होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में। ओके, फिर इसके बाद होता है हमारे पास जियो स्पैशियल डेटा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो मैप्स होते हैं उनको हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है मतलब उसका एलिवेशन है उस मैप में। जो आप लोग जो गूगल मैप यूज़ करते हो उसके अगर बैकएंड में देखोगे तो हर जगह नंबर ही नंबर लिखे हैं। वो सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे हमारे नंबर मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। 2D एरे हो सकते हैं, 3D एरे होते हैं। अगर आप 2D मैप देख रहे हो तो वहाँ पे 2D एरे यूज़ होता है। अगर आप 3D मैप देख रहे हो तो वहाँ पे 3D एरे यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें डेप्थ भी होती है ना। इस 2D में क्या होता है, सिर्फ हाइट और विड्थ होती है ना। 3D में क्या होता है, डेप्थ होती है। 4D एरे में और एट्रीब्यूट बढ़ जाते हैं हमारे पास। तो इस वे में हम लोग जो हमारे जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं ना, इनको हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ फील्ड में। ओके, अभी देख लेते हैं कि यार जो एरे होता है मल्टी डायमेंशनल उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें रो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m वैल्यू से और जो कॉलम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से। ठीक है, और ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसे मोस्टली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आई की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉलम को अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको 0 नंबर देता हूँ। ठीक है, इसको 2 देता हूँ, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। ठीक है, इन द सेम वे मैं जब रो को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसे जे दूंगा। ठीक है, और इसको मैं 0 1 और 2 लिखूंगा। ओके, तो ये जो m क्रॉस n है, ठीक है, ये मेरा रो कॉलम और रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मेरा 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 मेरे पास रो हैं और 3 मेरे पास कॉलम है। ओके, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे ये हम वैल्यू लेते हैं
आई भी आप ले सकते हो या फिर कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे जे लेते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। और हम इनको क्यों लेते हैं, ये बेसिकली यूज़ होते हैं इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग इन द सेंस, किसी भी अगर मेरे को नंबर सपोज A22 को मेरे को निकालना है इस पूरे मैट्रिक्स से, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा मेरा मैट्रिक्स ए, ये जो मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, फिर इसके बाद लिखूंगा आई, फिर इसके बाद लिखूंगा मैं जे, रो लिखूंगा, फिर कॉलम लिखूंगा, तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज इसको अगर मैं लिखता हूँ, आई क्या है, आई मेरा 1 है, ठीक है, कॉलम क्या है, ये भी मेरा 1 है, तो जब मैं A11 लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, A22 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होता है, और मोस्टली लोग जो होते हैं वो आई और जे का ही नोटेशन यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल होता है, तो इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड कि आई और जे क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है एक मैट्रिक्स का, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इस कोड को हम रन करके देखेंगे, ये मेरे पास 2D एरे। अब कैसे पहचानोगे आप 2D एरे, इसमें देखो इस बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने मेरे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले में 1 2 3 लिखा है, दूसरे में 4 5 6 लिखा है ना। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 2D एरे है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस एरे से कुछ नंबर्स रिट्रीव करूंगा। पहला नंबर मेरे को 0 0 वाली पोजीशन पे कौन सा नंबर मेरे को है, तो मैं उसको लिखने के लिए मैं क्या, पहले इसको इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2, ठीक है, 0 1, ओके। अभी मेरे को 0 0 वाली पोजीशन पे चाहिए, तो 0 0 वाली पोजीशन पे मेरे को 1 मिल जाएगा, है ना। और 1 और 2 वाली पोजीशन पे ये 1 है और ये 2 है, ये वाली पोजीशन मुझे 6 मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे आप नंबर क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। मैं इसको कोड के थ्रू भी आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। कोड में चलाने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आपको क्या यूज़ करना है, गूगल कोलैब यूज़ करना है। इस कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको पेस्ट करने के लिए मैंने पेस्ट किया, फिर जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, सो आप देखोगे कि पहले मेरे को क्या मिला, 0 0 पोजीशन पे 1 मिला, फिर इसके बाद जो 1 और 2 वाली पोजीशन थी वहाँ पे मेरे को क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या, अपने जो मेरा जो मैट्रिक्स था उसको मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे इसको प्रिंट, मेरे को रिजल्ट मिल गया, ओके। ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और लाइन, कि फॉर द मोर एफिशिएंट एंड द कन्वीनियंट ऑपरेशन, स्पेशली फॉर द लार्ज एरे, जो नमपाई जो होती है लाइब्रेरी, इसको रिकमेंड होती है, ठीक है। नमपाई बेसिकली क्या होता है, ये मेरे मैट्रिक्स से ही खेलता है, इधर आपका 2D मैट्रिक्स हो गया, 3D मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, या फिर ND मैट्रिक्स हो गया, तो हम लोग नमपाई का ही यूज़ करते हैं, ओके। नमपाई को मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि थोड़ा स्लो हो जाता है जब मेरा डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, numpy डॉट एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब बहुत बड़े डेटा सेट, क्योंकि मुझे स्पीड के साथ साथ मुझे लार्ज डेटा सेट को भी लेके चलना है, ठीक है, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करने लगते हैं, जिसे बोलते हैं NP डॉट एरे। अगर आप देखोगे मोस्टली जगह इसी को यूज़ करते हैं, तो इसका रीजन यही होता है, स्पीड के साथ साथ लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। numpy जो हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसमें एरे नाम का जो क्लास होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं छोटा सा और एक और एग्जांपल। तो सपोज हमने इंपोर्ट कर लिया लास्ट टाइम भी, जैसे मैंने आपको बोला था कि numpy से क्या इंपोर्ट करना है, हमने सारे क्लासेस सारे फंक्शंस को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे डिफाइन किया है। 3 डायमेंशनल आप देखोगे, ये मेरा 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करना है, नॉर्मल से ये जो आई वैल्यू होगी, ये देखो, अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, थोड़ा मतलब बाहर से देखोगे, तो देखोगे ये पूरी क्या एक लिस्ट है। मैंने अभी आपको लिस्ट बताया नहीं है, एरे बताया था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको सोच लो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना। पहले में कॉमा सेपरेटेड में 1 2 3 लिखा है, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, फिर 4 5 6 लिखा है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, फिर 7 8 9 लिखा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना। तो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, है ना। अब मैं देखूँ ना यहाँ पे क्या करूँ, ये जो आई है, ये इस 0 वाली पोजीशन को पहले पॉइंट आउट करेगा, फिर 2 वाली पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा, 1 वाली करो करेगा, इसके बाद 2 को करेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितना है, ये हमारा लेंथ कितना है, 1 2 3, 3 तक चलेगा, है ना। और फिर इसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, ठीक। इसको आप एक बार आप कोलैब में रन करके अपने एंड से इसको देख लेना, सेम यही रिजल्ट आएगा, ओके। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि सपोज कि मैं इसको मैट्रिक्स से फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। कि मैं इसको, अभी तो ये यार नॉर्मल नॉर्मल हो रहा है ना, ऐसे लिस्ट एरे के फॉर्म पे हो रहा है,
ये ऐसे कुछ तो हो नहीं रहा है कि मतलब भाई ऐसे ऐसे हो जाए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे दिखेगा? ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे दो लूप लगाने पड़ेंगे। एक फॉर लूप होगा जो कि इसको काउंट करेगा, ठीक है, इस लाइन को देखेगा, और दूसरा जो लूप होगा इसके जो नंबर्स होंगे इनको देखेगा। ठीक है, तो इस लूप की भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग देख लेते हैं। सपोज फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, मतलब आई मेरा सपोज चलेगा, ठीक है, एक आई चलेगा, फिर दूसरा मेरे पास जे चलेगा, है ना। तो और जो जे होगा वो क्या करेगा, लेन ऑफ ए ऑफ आई, मतलब ये जो है इसको इसको देखेगा, 1 2 3 इसकी कितनी लेंथ है ना, इसको देखेगा कि इसकी कितनी लेंथ है। ओके, फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे प्रिंट कैसे हम लोग कराना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ना, इससे हमने क्या किया, इससे मैं सीधा एक एरे प्रिंट कर दिया एक लाइन पे, है ना। तो इससे अच्छे से विजिबिलिटी नहीं है कि यार ये कितने डायमेंशन का है और क्या है क्या क्या नहीं है ना। अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, मतलब इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हो, दो लूप लगा के आप इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम इसको देखेंगे, आई वाला जब रेंज देखेंगे तो आई इसको पॉइंट आउट करेगा 1 2 3 को, है ना। और ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा ए ऑफ आई जे, सपोज इसको करेगा 1 2 3 को। ठीक है, 1 2 3 को कैसे करेगा, 1 2 3 को ये आई इसको पॉइंट आउट कर रहा है और जे जो है इसके एक एक नंबर्स को पॉइंट आउट करेगा, है ना। फिर जैसे जे खत्म हो जाएगा फिर वापस से न्यू लाइन पे आ जाएगा, न्यू लाइन मेरी क्या है 4 5 6 ले लेगा। फिर जे क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, 5 को करेगा, फिर 6 को करेगा। जैसे ये प्रिंट आउट हो जाएगा फिर इसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर न्यू लाइन पे मेरा लास्ट वाला जो ये वैल्यू है इसको उठा लेगा, 7 8 9 को प्रिंट कर देगा। तो इस वे में मेरे को पूरी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। पहले ऐसे दिखती थी, अब मेरी इस वे में दिखने लगेगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। एक बार आप इसको ड्राई रन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि सपोज ये जो मैंने एरे बना दिया, ये जो मेरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग इन द सेंस कि सपोज मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, इतना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज़ होते हैं कि मुझे सिर्फ इतना सा रिजल्ट चाहिए और इधर आपको सिर्फ इतनी सी वैल्यू चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग का कंसेप्ट। ठीक है, स्लाइसिंग करने के लिए ये सिंटेक्स होता है, एरे का नाम आपको लिखना है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब आपको इसके बाजू में ये जाना है कि इसके बाद ये जाना है, ये बीच में वाला विजिट नहीं करना है। ठीक है, वो उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं लेके चलूँगा। ठीक, पहले मैंने इस एग्जाम्पल को लिया, न्यू पे गए। ठीक, एक ये 1 2 3 ये करके एक ये मेरा एरे था। ठीक है, और इस एरे को मैं प्रिंट कराऊंगा पहले कि नॉर्मल ये प्रिंट कैसे होगा। वो मेरा जो इसके पहले जो मैंने आपको मैनुअली समझाया था उसी एरे को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। ठीक, तो ये देखो, ये बिल्कुल एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है, नॉर्मली नहीं दिख रहा है कि एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। जैसे ये मेरा एक लाइन में प्रिंट हुआ था, है ना, उसको वैसे ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं स्लाइसिंग करूँगा। ठीक, स्लाइसिंग करने के लिए मैंने कोड लिख रखा है। ठीक, इसको मैं रन करा के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने रन कराया तो अभी मेरे से पूछेगा कि आपको स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, कौन से रो से स्टार्ट करनी है। तो सपोज ये मेरा पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ठीक है, तो मैं पहले रो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर ये पूछेगा कि एंड रो कहाँ तक करना है, जैसे एक, फिर दो, फिर तीन। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मुझे दो तक चाहिए। ठीक है, सेकेंड रो तक मेरे को जाना है। फिर अभी पूछ रहा है कि आपको कौन सी कॉलम से स्टार्ट करना है। ठीक है, कॉलम देखोगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मेरे को पहले कॉलम से जाना है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कॉलम का एंड कौन सा चाहिए, मतलब कहाँ तक सिर्फ जाना है, कि यहाँ तक जाना है, सेकंड कॉलम तक, थर्ड कॉलम तक। मैं बोल रहा हूँ मेरे को जाना है सेकंड कॉलम तक। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी आप देखो, मैं क्या जा रहा हूँ, मैं इसको लूँगा और इसको लूँगा और इसको लूँगा। ठीक है, तो मेरे को रिजल्ट आना चाहिए 1 2 4 5। ठीक, इसको देख लेते हैं, सी, यही रिजल्ट आया 1 2 4 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा स्लाइस मैट्रिक्स ए, जो मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा, यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा, फिर यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग का कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे से। स्लाइसिंग कुछ नहीं होता, मतलब एक कैरे को मतलब डिवाइड करना होता है टुकड़ों में एज पर आर यूज और बेसिकली रिक्वायरमेंट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइसिंग कंसेप्ट। फिर अभी हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती है नंपाई पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि मैट्रिक्स होता है, ये होता है, तो मैट्रिक्स क्या होती है।
तो मैट्रिक्स बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैथ में, है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये कि ऑब्जेक्ट होता है जो कि नमपाई के अंदर होता है ना। नमपाई के अंदर क्या होता है, ये कि ऑब्जेक्ट होता है। और इसे कॉल कैसे करते हैं, इसे कॉल करने के लिए हमारे पास ये लाइन होती है नमपाई डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ स्पेशलाइज्ड 2D array with the matrix specific method and operation, however it is less flexible and not commonly used in the modern code। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एरे, नमपाई डॉट एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सपोज अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा। अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया ना कि एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो रहा था, फिर वो मेरा मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि ये जो मेरा जो एरे है इसको मैं नॉर्मल प्रिंट करूंगा, जब मैं np डॉट एरे लगा दूंगा तब ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के। ओके, तो सपोज सपोज मैं इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और न्यू लाइन पे मैं गया, मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा प्रिंट ए। ठीक, के बाद बी लिया, बी इज इक्वल टू नमपाई डॉट मैट्रिक्स, या फिर मैं मैट्रिक्स ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे नमपाई नमपाई लिखना है या फिर डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया np डॉट मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो और इधर मैं इसको नमपाई को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नमपाई एज। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, अभी आप जैसे देखोगे ना मैट्रिक्स के यूज से क्या होगा। ठीक है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैंने इसको सी, पहले क्या हुआ, पहले मैंने नॉर्मल प्रिंट कराया, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल एक मेरे को इसने एक लाइन पे दे दिया, है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या दे दिया, लाइन पे दे दिया। जैसे मैं इसके आगे मैंने लगा दिया np डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे को पूरा ये रिजल्ट दे दिया। इसके पहले इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, दो फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे। जैसे आपको यहाँ पे याद होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, दो मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा था इसको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को जो होता है ना, इसी को और ज़्यादा एनहांस करता है मेरा मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स जो होता है उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो एक बार देखो, पढ़ने के लिए मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ा भी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इन डेप्थ में। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मैट्रिक्स जी जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था, क्योंकि लोग बोलते हैं यार ये मैट्रिक्स है, लेकिन फिर आगे लिख देते हैं एरे। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, है ना। तो देखो दोनों चीज़ तो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, बस ये लिखने का इस वे में हो जाता है, ये दूसरा लिखने का इस वे में हो जाता है। ठीक है, सो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि यार ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो हम जो लिखते हैं ना, इसको मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है ना। स्ट्रिंग में लिख दिया, फिर उसको मैंने क्या मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एक एक जैसे एग्जांपल होता है कि ये एक स्ट्रिंग लिख दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, और सेपरेटेड बाई क्या करते हैं, सेपरेटेड बाई कोलन कर देते हैं। ठीक है, और जो बीच के जो नंबर्स होते हैं उनको मैं स्पेस से सेपरेट करता हूँ, 4 5 6 7 8 9, ये बीच बीच में सब में स्पेस है। ठीक है, और ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग हो गया। फिर इस स्ट्रिंग को क्या करता हूँ, ये मैट्रिक्स जो फंक्शन होता है इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर इसके बाद इसको मैंने प्रिंट कर दिया, है ना, वेरी रीड। तो ये भी मैं आपको एक रन करा के दिखाता हूँ, छोटा सा कोड। तो सपोज फिर न्यू लाइन पे हम लोग गए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे 3D है ना, 1 2 3। तो ये भी एक नया तरीका होता है बेसिकली, ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोग ऐसे लिखते भी हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा समझ में आ जाता है, इसमें भी समझ में आ जाएगा। मीनवाइल जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़े आप एक्सपर्ट लेवल में बन जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इनके डायगोनल का सम कैसे करते हैं। डायगोनल का सम कैसे करते हैं, ये जो मेरा मैट्रिक्स है ना, इसका डायगोनल का सम 1 5 9, और डायगोनल के एलिमेंट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो जैसे मेरे पास इसमें मैट्रिक्स था। ठीक है, और ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, बी है। ठीक है, और ए में मेरे डायगोनल आएंगे, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ ए। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, ए को मैंने प्रिंट करा दिया। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे 1 5 9, ये क्या है, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट है ना। तो इसको मैं डायगोनल फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ठीक, अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम जो नंबर है उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए p डॉट मैक्स, प्रिंट p डॉट मैक्स का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ होता है।
फिर अगर आपको मिनिमम नंबर निकालना है तो उसके लिए बी डॉट मिन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, या फिर सम निकालना है तो बी डॉट आप सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर मीन निकालना है तो आप उसके लिए बी डॉट मीन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का तो आप इसकी बी डॉट एस टी डी बी डॉट वैर इसकी हेल्प से आप इसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे पहले मेरे पास पूरी मैट्रिक्स आ रही है ए, फिर इसके बाद ये जो बी है, फिर इसके बाद मेरे ये डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैक्सिमम नंबर आ रहा है, इस मैट्रिक्स में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 9 है। फिर मिनिमम नंबर 1 है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद सम क्या है, सारे एलिमेंट्स का सम करके मेरे को दे दिया इसने, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मीन दे दिया, मीन इसका कितना होगा, 5 है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, जो मैथ वाला आपका कंसेप्ट होता है, वो 2.5 है। फिर उसके बाद 6.6 इसकी वेरियांस दे दिया, ठीक है। तो इस वे में आपके मैट्रिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशन होते हैं ना उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी मैं देख देख आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स को शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। सपोज जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप इनके नंबर्स को शॉर्ट कैसे कर सकते हो। जैसे 451 लिखा है, 270 लिखा है, ठीक है, इसको आप शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो शॉर्ट होता है ना, ये इस फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये देखो अभी 451 था, 270 था, इसको मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर हमने इसको शॉर्टिंग कर ली। पहले क्या हो जाएगा, 0 1 2 4 5 7, ठीक है। सारे नंबर्स को क्या कर दिया मैंने, एक लाइन पे लाए, ठीक है। फिर उसमें से जितने जितने डायमेंशन के जैसे 3 नंबर थे तो 3 नंबर मैंने ऊपर लिख दिए, 3 नंबर मेरे नीचे हो गए, ठीक है। तो इस वे में मैं शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। फिर इसके बाद होता है ट्रांसपोज, कि आप इसको यार ट्रांसपोज कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को हम लोग लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देना, ओके। तो ये देखो पहले 0 1 2 था, ये मेरा क्या था, एक रो था, इसको मैंने किस में बना दिया, कॉलम में बदल दिया, 0 1 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये मेरा रो था, ठीक है, 4 5 7, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम में बना दिया, 4 5 7। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसको लिखने का सिंटेक्स होता है मेरा ए डॉट ट्रांसपोज, ओके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे कर सकते हो, एडिशन, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। रूल तो आपको पता होगा, एडिशन के लिए सेम होने चाहिए, जितनी आपकी जो एलिमेंट्स होने चाहिए दे शुड बी सेम, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे m क्रॉस n करते हो और m क्रॉस n करते हो तो ये दोनों वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, है ना। मतलब जो हम लोग नॉर्मल जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं 11th 12th क्लास में, तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है, ओके, मल्टीप्लिकेशन वाला। और एडिशन के लिए नंबर ऑफ एंटिटी शुड बी सेम, तभी वो एक दूसरे के ऊपर जाके ऐड होंगे, ठीक। अभी एडिशन के लिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कि मैं कोड इसलिए लिख लेता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत हो, और ऐसा ना हो कि मैं आपको रन करा के नहीं दिखाऊँ, सारे कोड मैं आपको रन करा के भी दिखाऊंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो रेड रेड दिखा रहा है क्योंकि ये सारे में इंडेंटेशन वाली एरर थी। अब सारे इंडेंटेशन मेरे चले गए, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स थे, एक ये मैट्रिक्स हो गई, एक ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अभी देखो ना मैंने इसके आगे क्या लिखा, मैट्रिक्स लिखा है, तब ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल लिख देता तो एक पूरा एक लिस्ट के या फिर एरे के फॉर्म में मुझे सीधा सीधा एक एक लाइन में दिखता है, ठीक है। अब इनको देखो मैंने ऐड कर दिया, 1 और 7 ऐड हुआ, 8 हो गया। फिर 2 और 8 ऐड हुआ, 10 हो गया। फिर 3 और 9 ऐड हुआ, 12 हो गया। फिर 4 और 10 ऐड हुआ, 14 हो गया। फिर 5 और 11 ऐड हुआ, 16 हो गया। और 6 और 12 ऐड हुआ तो 18 हो गया, ठीक है। तो इस वे में क्या कर सकते हो, आप दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। सेम कंसेप्ट होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। बस एक रूल आपको याद रखना है कि अ, जो m क्रॉस n है और m क्रॉस n है तो दे शुड बी सेम, n और m जो होना चाहिए ये हमारे सेम होने चाहिए, दो अलग अलग मैट्रिक्स से, ठीक है। जैसे अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखते हैं। तो ये देखो ये मेरा क्या है, रो और कॉलम, ठीक है। ये 2 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 2, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का सेम वही कंसेप्ट होता है जो हम लोग 11th 12th में देखते हैं, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों का ऐड होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों का ऐड होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट वही चलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिकली 2D मैट्रिक, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में और आगे जाना चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से मतलब देख लेना ये सारे टॉपिक, और जितने भी मैंने कोड कराए ये सारे कोड भी एक बार आप चला के देख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मीनवाइल मेरा जनरेटिव एआई का जो प्लेलिस्ट है वो भी चल रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है वीडियो लेक्चर डालने में, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट वांट कि मैं कुछ चीज़ें स्किप कर दूं और आप लोग को समझ में नहीं आए, ओके। तो प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो उनको भी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। और जनरेटिव एआई के बारे में मैंने यार आप लोगों को काफ़ी अच्छे से भी बताया है कि काफ़ी बूम टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
और लोग बोल रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो एक बबल है, बट इट्स नॉट अ बबल, ठीक है, वो एक पूरा ट्री है। धीरे धीरे उसमें और चीज़ें इन डेप्थ आती जा रही हैं और ये अलग ही फील्ड एक बनेगी, ठीक है। अगर आपको AI ML नहीं आता उतने अच्छे से, फिर भी आप जनरेटिव AI पे आप आके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।